जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले मैं गुलरेज साहब के पास चलूंगी, उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि इन लड़ाई के बीच पुतिन क्यों झुंझला रहे हैं और क्यों फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। देखिए मनीषा, आपको जो दिख रहा है ना, वो वही दिख रहा है जो वेस्टर्न मीडिया आपको दिखा रहा है। क्योंकि ये रशिया का जो मीडिया है उसको तो एक तरह से बैन कर दिया है, उसको तो रोक लगा दी है। तो जो पुतिन की और रूस की जो आवाज है वो बहुत ज्यादा आपको नहीं दे रही है। और उनकी बदकिस्मती है यह कि वो एंग्लोफोन नहीं है ना, वो फ्रेंकोफोन है, कि उनके सोशल मीडिया की जो गूंज है वो बहुत लंबी फैल पाए। लेकिन मैं नहीं मानता कि पुतिन साहब की हालत पतली होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब भी कोई जंग की जाती है ना मनीषा, तो उसके पीछे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है। और मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि जो भी उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था कि नेटो के पैर नहीं पसरे वहां पर यूक्रेन की भूमि पर, वो अचीव होता हुआ दिख रहा है। उन्होंने जो दो नई इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स को एस्टेब्लिश करना था वो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। और अमेरिका और वेस्ट जो है वो किसी प्रकार की काइनेटिक वॉर करने में सक्षम और समर्थ नहीं दिख रहा है। तो वो आर्थिक सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। अब आर्थिक सैंक्शंस की भी जहां तक बात है, वो भी जिसको कहते हैं ना, अंग्रेजी में टर्म होती है मॉथ ईटन, वो मॉथ ईटन है। वो कैसे है? इटली ने साहब जो यूरोपियन यूनियन की सैंक्शंस लगाई है उसके अंदर वेवर लिया है कि उनके जो लग्जरी गुड्स हैं उसके ऊपर सैंक्शन नहीं रहेगा। मतलब जो गुची वगैरह है वो रशिया में एक्सपोर्ट हो सकता है। उसी प्रकार से फ्रांस ने कुछ और चीजों पर सैंक्शन ले लिया है। इन सभी ईयू की कंट्रीज ने रशिया से आने वाली जो गैस है उसके ऊपर सैंक्शन में वेवर ले लिया है कि वो गैस आ सकती है, उसके पेमेंट हो सकते हैं। तो रशिया का जो मेजर स्टेक होता है वो गैस और पेट्रोल को लेकर होता है। तो एनर्जी के ऊपर उन्होंने ले लिया है। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका डेफिनेटली अपनी हेजेमनी को बचाने के लिए सैंक्शन को एज अ वेपन या वेपन ऑफ वॉर की तरह यूज कर रहा है। और उसके परिणाम रशिया के लिए भी घातक डेफिनेटली होंगे। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि अब वो जितने भी उनके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है उसमें किसी प्रकार का भी सपोर्ट नहीं देंगे। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है अपने आप में टेक इंडस्ट्री के लिए। एप्पल ने मना कर दिया है, यहाँ तक सैमसंग ने भी अपने यूनिट छोड़ दी हैं। लेकिन इन सब में मैं जो बार बार कहता हूं कि जो गल्फ वॉर थी उसने चाइना को मजबूत किया था, और जो यूरोप की वॉर है वो और ज्यादा मजबूत कर देगी, क्योंकि वेस्ट की पॉलिसी इतनी गलत है। पिछली जो वॉर हुई थी गल्फ की, उस समय अपनी आंखें बंद कर ली थी और एक तरफा टनल विजन था अमेरिका विशेष का कि वो गल्फ में पूरा अपना ध्यान केंद्रित कर रखा था। और चाइना ने उस दरमियान साउथ चाइना सी और इस सब इलाके में अपनी नेवी का काफी एक्सपांशन किया। अब क्या है कि आपने लास्ट कब सुना था साउथ चाइना सी का नाम? यूक्रेन क्राइसिस से पहले, उसके 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले दुनिया की जो निगाह थी वो उससे हट चुकी है, साउथ चाइना सी से। हम कोरोना वायरस का ओरिजिन कहां से हुआ था हमने बात करना भी छोड़ दी है। तो इस जंग ने चीन को एक और बार ब्रीदिंग स्पेस दे दी है। तो मुझे लगता है जितना रशिया को पुश टू वॉल ये कर रहे हैं उतना आत्मघाती है सबके लिए। तो क्या इन सब के बीच, जैसे कि आप बात कर रहे हैं चाइना की, तो ऐसे हम कयास लगा सकते हैं कि नाक के नीचे जो है चाइना और ताइवान में लड़ाई हो सकती है, वॉर संभव है अभी? देखो, फिर मैं वापस ये कहूंगा, और मैं बार बार, कुछ लोग कहते हैं कि ये अशिष्ट भाषा का उपयोग करते हो, लेकिन कई बार वही चीज को डिस्क्राइब कर पाती है। जो अफगानिस्तान में जो अमेरिका की स्थिति हुई थी उसने अमेरिका की नाक को ब्लंट कर दिया। यूक्रेन में जो हुआ उसके बाद अमेरिका की नाक कट गई। और ताइवान में यदि कुछ होता है तो अमेरिका नकटा हो जाएगा। ये बात स्पष्ट आप मान के चले। और आप ये भी समझिए कि जब गोरी चमड़ी वाले, ब्लू आंखों वाले यूरोपियन, क्रिश्चियन, यूक्रेनियन उनको नहीं बचा रहे हैं अपनी फौजें भेजकर, तो जो नॉन वाइट हैं,
जो जिनकी आंखें भी ब्लू नहीं है, जिनकी आंखें ग्रीन नहीं है, जो ईसाई भी नहीं है, जो यूरोपियन भी नहीं है, तो उनके लिए क्या करेंगे? तो ताइवान का जो भविष्य है मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अमेरिका कुछ भी नहीं करेगा। चीन के ऊपर भी ये जो है ये केवल सैंक्शन की बात करेंगे और पूर्ण सैंक्शन भी नहीं कर पाएंगे, जितने रशिया पे की इतने भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो देखिए आप ये समझिए कि 40 वर्षों के कालखंड में जो सप्लाई चेन्स विकसित हुई हैं, जिसके ऊपर पश्चिम भी निर्भर है, उसको आप एक झटके में खत्म नहीं कर सकते। यदि आप एक झटके में सप्लाई चेन्स को तोड़ते हैं तो आपको भी उतना ही व्यापक नुकसान होगा। तो मुझे ये दिख रहा है कि अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है। और आज इन्होंने एक और काम किया, थोड़ा अगर समय हो तो मैं बोल सकूं। जी जी बताइए। आज इन्होंने क्या किया कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, सवाल पर मैं आऊंगी, सवाल पे आऊंगी, जब इसका लिंक, मैं उस लिंक पर भी आऊंगी। वो लिंक सब इंटरलिंक्ड है, सब इंटरलिंक्ड है। अमेरिका जो है वो इस वक्त भारत पर भी सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है। ये विचार विमर्श चल रहा है कि CAA TSA के तहत वो भारत पर सैंक्शन लगाए, क्योंकि पाबंदियां लगाए, क्योंकि भारत ने रशिया से S-400 खरीदा जी, और जिसके विरोध में जो है वो US इस पर सैंक्शन लगा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और एक तरफ जहां पर वो भारत के खिलाफ भी अभी खड़ा दिखाई दे रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि भारत और US में अभी जो उसके रिलेशंस हैं वो बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। देखिए मनीषा, मैंने बीच में पांचजन्य में एक आर्टिकल लिखा था 2 महीने पहले कि अमेरिका की जो पॉलिसी है सैंक्शंस लगाने की, वो किस तरह से चाइना को मदद करती है। यही तरीका है कि ये बार बार जो फॉरेन पॉलिसी को एक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं, वो उसका कहीं ना कहीं लीगलाइजेशन करते हैं। अब आप जब बात कर रहे हो काटसा सैंक्शंस की, काटसा सैंक्शन क्या है? काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, मतलब अमेरिका के जो दुश्मन हैं उनको सैंक्शंस लगा के काउंटर करना। अब ये कैसा है? रशिया आता है, इसमें ईरान भी आता है, रशिया के खिलाफ भी है, ईरान के खिलाफ भी है, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ भी है। अब देखिए इसमें कैसा है कि सैंक्शंस को भी उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को जब कोई संसद कानून बनाकर चलाती है तो उससे बहुत नुकसान होता है, उसका संसदीकरण कर दिया है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी हमेशा एक लचीली वस्तु होती है। अभी मुझे लग रहा है कि भारत के ऊपर बहुत प्रेशर डालेंगे ये। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये हमको सैंक्शन भी कुछ लगाएं, लेकिन ये सैंक्शंस लगाएंगे तो बहुत नरम वाले लगाएंगे। कैसे बोल रहा हूं मैं? इन्होंने टर्की के ऊपर भी S-400 के नाम पर सैंक्शन लगाए। टर्की की इनको बहुत जरूरत इसलिए होती है क्योंकि टर्की एक कनेक्टिविटी देता है ब्लैक सी के लिए, वो थोड़ा जो उनकी वो चैनल है उसके थ्रू, बॉस्फोरस चैनल के थ्रू। कुछ अंग जो है वो भी सोवियत यूनियन के पार्ट रहे हैं पहले भी। नहीं, टर्की कभी नहीं रहा, टर्की हमेशा एक इंडिपेंडेंट देश रहा है। तो बॉस्फोरस चैनल के थ्रू ये वो यूरोप और रशिया की कनेक्टिविटी करता है, और टर्की नेटो का भी मेंबर है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते इतने बारीक सैंक्शंस लगाए थे उसके ऊपर कि उसको ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। ऐसे शायद ये भारत पर भी लगाए, लेकिन ये बात ये बहुत बड़ी गलती करेंगे। ये बात मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि एंटी अमेरिकनिज्म जो है वो हमारे खून में रहा है। उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया, जब हमारी पीढ़ी बड़ी हो रही थी तब F-16 अमेरिका सप्लाई करता था पाकिस्तान को। अभी जो भी रेपोष्मा हुआ है पिछले 20 सालों के अंदर, वो पूरा खत्म हो जाएगा यदि इन्होंने काटसा के अंदर भारत को सैंक्शन किया तो। और मुझे क्यों लगता है कि ये बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं? क्योंकि आज इन्होंने जो मूर्खता UAE के साथ की है, यदि आप अलाउ करें तो उसको बोलूं मैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। आज एक मेरा सवाल यही था कि एक तरफ जब UAE ने और भारत ने मतदान नहीं किया, तब जाकर के US सवाल उठा रहा था UAE पे भी और भारत पर भी। जब आज उन्होंने मतदान किया तो उनके खिलाफ जो है FATF की ग्रे लिस्ट उनको थमा दी गई। क्या समझते हैं आप इनसे? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए ये क्या हो रहा है, मुझे लगता है पर्सनली कि अमेरिका में एक जो कुव्वत होती है जंग लड़ने की वो खत्म हो चुकी है।
क्योंकि जो यूनिपोलर वर्ल्ड इन्होंने एंजॉय किया 30 साल तक सोवियत यूनियन के विघटन के बाद, अब वो मल्टीपोलर हो चुका है, कम से कम सामरिक केंद्र में, सामरिक विषयों पर। लेकिन अभी भी दुनिया कहीं ना कहीं यूनिपोलर है आर्थिक विषयों में। तो ये अब उसको आर्थिक वेपन्स को वेपनाइज कर रहे हैं एज अ वॉर टूल। और अभी जो यूएई के साथ किया है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, तो यूएई के विषय में हर कोई सब कुछ जानता है कि वो कंट्री चलती कैसे है, बाहर का इन्वेस्टमेंट आता है, बाहर पैसा जाता है। लेकिन ये समय विशेष के ऊपर यदि उस पर सैंक्शंस लगाए हैं तो साफ साफ नजर आता है, क्योंकि उसने यूएन जनरल असेंबली में भी और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी, यूएई भी नॉन परमानेंट मेंबर है भारत की तरह सिक्योरिटी काउंसिल का, वहां एब्सटेन किया वोट करने में रशिया के खिलाफ। तो मतलब एक छोटा सा कंट्री यूएई जैसा यदि अपनी निष्पक्ष फॉरेन पॉलिसी रखता है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, तो आप उसको इतनी बड़ी सजा दोगे कि उसको पाकिस्तान के साथ रख के खड़ा कर दोगे। क्योंकि ये वही यूएई है जो आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा रहता है आज के समय। ये वही यूएई है जो इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त है मिडिल ईस्ट में, जो इजराइल के साथ कदम से कदम मिलाकर कदम ताल कर रहा है। लेकिन अभी चूंकि रशिया के फेवर में उसने कहीं ना कहीं, तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एब्सटेन किया, अमेरिका के फेवर में उसने वोट नहीं किया, तो उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे क्या होगा पता है, थोड़ा सा आप समझो इस चीज को, कि फिर दूसरे कंट्री जिसमें रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, टर्की, क्योंकि टर्की भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, और चाइना, ये सब चाइना की हेजेमनी में जाकर कुछ ना कुछ स्विफ्ट जैसा परस्पर और वैकल्पिक आर्थिक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, ना अमेरिका के लिए है, ना हमारे लिए है, ना डेमोक्रेसीज के लिए है। तो ये जो सैंक्शंस के टूल का और एफएटीएफ जैसी बॉडी का जो गलत दुरुपयोग हो रहा है, वो अंततोगत्वा अमेरिका के लिए भी और सारी डेमोक्रेटिक जो विचारधारा वाले देश हैं उनके लिए घातक है। तो इसको रुकना चाहिए। और उससे एक चीज और भी होती है, इंस्टीट्यूशंस जो इंटरनेशनल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है, उनकी जो छवि है वो खराब होती है और लोगों को उन पर विश्वास नहीं रहता। फिर यदि आप यही बात कर रहे हो, चलिए आप यूएई की बात कर रहे हो कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो ब्रिटेन की इतनी सारी जो ओवरसीज टेरिटरीज हैं, जो कि जिसको मानते हैं कि टैक्स हेवन से, उनके ऊपर क्यों नहीं सैंक्शन करते? आप ब्रिटेन को क्यों नहीं सैंक्शन करते हो? उसको एफएटीएफ की लिस्ट में क्यों नहीं डालते हो? ठीक है, ठीक है, बात उल्लंघन की हो रही जो है। सबसे बड़ा खतरा जो है वो यूरोप पे न्यूक्लियर पदार्थ के रिसाव का है। और अभी ही खबर भी आ रही थी कि न्यूक्लियर प्लांट पे हमला होता है, वहां आग लगती है और तमाम चीजें। तो क्या रशिया इतना कैजुअल है कि इस तरीके का खतरा वो मोल ले सकता है? ना ही सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि रशिया के लिए, पूरे यूरोप के लिए। नहीं, आप किसी भी मेजर पावर को, किसी भी बड़े देश को इतना ज्यादा लापरवाह मत समझिए। और मुझे नहीं लगता कि रशिया ऐसा कभी करेगा भी। सही, अभी फॉग ऑफ वॉर भी है मनीषा, फॉग ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। दो तीन चीजें हो सकती हैं, यदि कुछ रॉकेट वगैरह आ गया हो तो वो उसने कुछ हिट किया हो। लेकिन कोई भी न्यूक्लियर प्लांट होता है वो बहुत मोटी दीवारों से बनता है, रॉकेट वगैरह को उस पर असरात भी नहीं होता। और खुद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जो बॉडी है उसने कहा कि उसमें कोई भी सीपेज या किसी प्रकार का लीकेज नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी बात ये भी तो हो सकता है, हम इस बात को क्यों बोलते हैं कि यूक्रेन ने ही खुद ने कुछ अटैक छोटा सा कर दिया हो, आग दिखा दी हो और उसको ब्लेम को रशिया पे डाल दिया हो। क्योंकि देखो यूक्रेन वॉर हार रहा है, पूरी तरह से पिट रहा है, स्वाभाविक भी था, रशिया बहुत बड़ी शक्ति है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में बहुत सारी चीजें, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है, सब कुछ होता है, तो हो सकता है कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो। मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर वॉर की कोई खतरा है। हाँ, लेकिन मैं इस चीज को भी इग्नोर नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स, इसलिए मैं इंटरनेट पे बात कर रहा हूं बैठकर। तो मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि ये बात हमेशा लिखी रहेगी आने वाली जनरेशन के लिए भी, कि यदि ज्यादा पुश टू वॉल रशिया को करते हैं तो फिर व्लादिमीर पुतिन साहब के पास विकल्प बहुत कम बचेंगे। और जब विकल्प किसी देश के पास कम होते हैं तब वो एक्सट्रीम कुछ ना कुछ कर सकता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, पर्ल हार्बर का जो इवेंट हुआ था वो क्यों हुआ था? क्योंकि ऑयल एम्बार्गो जापान पे लगाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, और ऑयल एम्बार्गो की वजह से उसको लग रहा था अब तो मेरे ना कारखाने चल पाएंगे, ना मेरे जहाज चल पाएंगे, ना मेरे वायुयान चल पाएंगे जंग में। तो उसने पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप पुतिन और रशिया का बेल्ट इतना टाइट कर दो आर्थिक सैंक्शन से कि फिर वो कुछ पर्ल हार्बर इवेंट कर दे। जी 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 जी।
ठीक है, मैं मेरे हिसाब से ये फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आखिरी क्वेश्चन है ये कि इस वक्त यूक्रेन में कितना इन्वेजन हो चुका है, क्या स्थिति है जो आप तक आपको पता है अभी इस वक्त? आपको जरा मनीषा जी जरा दोबारा दोहराना पड़ेगा, गुगली आपके पास चले जाइए, एक मिनट के लिए। मेरा नेटवर्क बहुत कम यहाँ से क्षेत्र से गुजर रहा हूँ मैं, 1 मिनट के लिए। जी जी जरा मनीषा। गुगली साहब के पास चले जाइए आप 1 मिनट के लिए, यहाँ पे मैं कम नेटवर्क में बस पहुंचने वाला हूँ एक नेटवर्क जी एरिया में। जी जी वकील साहब, मैं आपसे ये आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि इस वक्त इन्वेजन है वो कितना हद तक हो चुका है और कहाँ आप ये वॉर जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए मनीषा, मुझे लगता है कि वॉर तो और कीव को कैप्चर करने में विद इन नो टाइम हो जाता है। ये रशिया की जो फौज है इतनी बड़ी फौज है कि आसानी से हो जाती, लेकिन यदि रशिया चाहता उस प्रकार से करना जिस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इराक में किया था कि खूब बॉम्बिंग करो, खूब एरियल बॉम्बिंग करो, या फिर आज के समय में ड्रोन्स का उपयोग करते, एरियल बॉम्बिंग करते, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर देते, लेकिन रशिया वो नहीं कर रहा। आपने एक चीज देखी होगी कि पुरानी तरह की जो वॉरफेयर होती थी कि आर्मर्ड डिवीजन की कॉलम्स जा रही हैं, वो हो रहा है 63-64 किलोमीटर लंबा जो है आर्मर्ड डिवीजन चल रही है। तो ये किस लिए है? किसी भी सिटी को सीज करने के लिए, उसको प्रॉपर्टी की इतनी क्षति नहीं हो, जान की इतनी क्षति नहीं हो, और उसको झुका भी लेना और अपने पॉलिटिकल मकसदों को अचीव कर लेना, तो वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन रशिया की कहीं भी मुझे एम नहीं दिख रहा कि वो ब्लड बाथ करना चाहता है या शहरों को बर्बाद करना चाहता है, जैसे इराक में हुआ या सीरिया में हुआ। सीरिया में, हाँ वही मैं कह रही थी, इस तरीके से इतने देखिए, मैं भी कहता था मनीषा, एक मिनट, मैं आज तक हमेशा कहता रहा हूं कि टैंक्स जो है वॉरफेयर में ये ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, अब किसी काम के नहीं है, क्योंकि जेवलिन जैसा एक वेपन जो है एक अकेला सोल्जर अपने कंधे पर रखकर उसको बर्बाद कर देता है इतने बड़े टैंक को। लेकिन टैंक्स की आर्मर यूनिट चल रही है, ये सब हो रहा है क्योंकि वो ड्रोन्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं। वो मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कहीं ना कहीं बाधित कर रहे हैं, तो इस प्रकार से कर रहे हैं कि लेस हार्म हो और काम भी हो जाए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए जय हिंद। और तमाम जानकारी को हमारे तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट गुलरेज शेख और डिफेंस एक्सपर्ट मेजर मोहम्मद अली शाह। इन्होंने आपको तमाम चीज